नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। जैसे जैसे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है और अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं धीरे धीरे, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अन्य भागों में ओबीसी और दलित वोटों को लेकर मारामारी मची है। और ये मारामारी खास तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। इसी तरीके से जो दल जहाँ मजबूत है ज़्यादा, उन्हीं के बीच इन वोटों को लेकर हंगामा है। नौबत यहाँ तक है कि कहीं स्याही फेंकी जा रही है, कहीं जूता फेंका जा रहा है, कहीं गाली दी जा रही है। कोई मंदिर बनवा रहा है किसी संत का, तो कोई उस संत के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान कर रहा है। मसला यही है, दो बातें कैसे हो सकती हैं। एक तरफ ओबीसी के लिए बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री लॉन्च कर रहे हैं। विश्वकर्मा योजना की घोषणा उन्होंने लाल किले की प्राचीर से की और उसमें लोहार, बढ़ई, सोनार, तमाम जो ओबीसी वर्ग के जो ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री लेकर आए। इससे कहा जा रहा है कि जो ओबीसी वोट है उसको और इंटैक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को आगे किया है और प्रधानमंत्री के जरिए ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उन पर एक ओबीसी नेताओं के कार्यक्रम में बैठक के दौरान जाते वक्त जूता फेंका गया। और जूता फेंकने वाले व्यक्ति का नाम है आकाश सैनी। मुझे ऐसा लगता है कि आकाश सैनी भी अति पिछड़ी बिरादरी से ही आता है और उसने जूता क्यों फेंका, क्या फेंका, कल तो ये बात नहीं थी, लेकिन आज आकाश के बड़े भाई ने गोमती नगर थाने में एफआईआर कराई है स्वामी समर्थकों और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी उसमें लिखा गया था कि तिलक और चोटी देखकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक नाराज हो गए और उसकी पिटाई कर दी। इसके प्रतिशोध में उसने जूता फेंका, ये बात निकल कर आई। इसी तरीके से अति पिछड़ों और दलितों की रहनुमाई करने वाले दारा सिंह चौहान, जो चंद दिनों पहले तक समाजवादी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में आए और अपनी विधानसभा सीट घोसी से त्यागपत्र देकर अब उपचुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सीट टिकट पर। दारा सिंह चौहान प्रचार के दौरान गए तो उन पर स्याही फेंकी गई और स्याही फेंकने वाले ने बाद में खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने के लिए उकसाया था। क्या हो रहा है राजनीति में, कैसी परिस्थितियां हो रही। एक तरफ ये कहा जाता है कि भाई ओबीसी, पिछड़ों, अति पिछड़ों का हक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिलाती है, और जो दूसरे दल हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अन्य जो दल हैं, वो भी दम भरते हैं कि वो ओबीसी के लिए सबसे ज़्यादा काम, दलितों के लिए सबसे ज़्यादा काम उनके दलों ने किया है। लेकिन दो बातें कैसे हो सकती हैं। क्या किसी ओबीसी नेता पर स्याही फेंकना शोभनीय बात है? क्या किसी जो ओबीसी की रहनुमाई करता हो, ऐसे एक जिम्मेदार बड़े नेता पर क्या जूते फेंकना ठीक बात है? और यही नहीं, तमाम ऐसे लोग, तिलकधारी, चोटीधारी लोग, उसमें एक संत भी हैं, कहते हैं खुद को संत, उन्होंने इनाम की भी घोषणा कर दी कि भाई जिसने जूता फेंका वो आके इनाम ले जाए। कैसी स्थितियां हो रही, कैसी राजनीति हो रही, कैसा समाज हो रहा है। क्या इसलिए कि राजनीति जिनका काम नहीं वो राजनीति में कूद रहे हैं, वो चाहे तिलकधारी हों, चाहे भगवाधारी हों या दूसरे लोग हों? क्या हिंदुओं के अंदर ही नफरत फैलाने की साजिश है कोई? अभी तक हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, अब हिंदू हिंदू भी क्या वैमनस्यता क्या फैल रही है। और इसकी बड़ी वजह है राजनीति। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, इस तरीके की सियासी उबाल चुनाव से पहले देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश और अन्य जगह। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, वहाँ भी चुनाव है। और मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले संत रविदास की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और उन्होंने संत शिरोमणि का भव्य मंदिर बनवाने का ऐलान कर दिया। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सागर गए और उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि
के नाम पर वो विश्वविद्यालय बनवाएंगे अगर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार आ गई। एक इस तरीके का वार पलटवार वहां भी चल रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या अपमान करके ही क्या अब राजनीति होगी क्या? यही बड़ा सवाल आज मंथन में पूछेंगे कि भाई ये दोहरी बातें क्यों? एक तरफ सम्मान और दूसरी तरफ अपमान क्यों? अब पिछड़ों और दलितों की नुमाइंदगी करने वाले खुद को ऐसा कहते हैं, वो एक ऐसे नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। सुबह किसी पार्टी में, रात किसी पार्टी में, अगले दिन किसी पार्टी में। इस समय भारतीय जनता पार्टी तो उनकी अपनी है, लेकिन वो गठबंधन और मोर्चे प्याज के छिलके की तरह बदलते हैं। राजभर ने यादवों को लेकर टिप्पणी की कि यादव 12 बजे के बाद उनकी बुद्धि खुलती है, इस तरह कोई बात कही। एग्जैक्ट क्या कहा मुझे बहुत उसके डीप में नहीं जाना है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी। तो क्या वैमनस्यता जानबूझकर जो विपक्ष के ओबीसी नेता हैं, क्या जानबूझकर एक खास वर्ग क्या विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रहा है? खास तौर पर विपक्ष के नेता और जो नए नए दल में भी नेता हैं। दारा सिंह का प्रकरण देखे तो ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही स्याही फेंकने के लिए कहा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर या जो लोग कहते हैं हिंदू समर्थक है, हिंदू संगठन है, उनके अंदर कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जो ओबीसी नेताओं का अपमान कर रहे हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो? ये दारा सिंह चौहान पर जो स्याही फेंकी गई तो उसका दृश्य है। स्याही एक कालिक हो सकती है, स्याही नीला कलर उसका हो सकता है, काला कलर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ी जो बात है कि ये एक अपमान का सूचक है, अपमान का प्रतीक है। और किसी नेता, किसी जनप्रतिनिधि, किसी सम्मानित बिरादरी की नुमाइंदगी करने वाले नेता पर जूता फेंकना, स्याही फेंकना, गाली देना, टिप्पणी करना, ये कहाँ तक उचित है? क्या राजनीति का इस तरीके का निम्न स्तर आ गया है? और ये कौन लोग हैं जिनकी चोटी देखकर लोग नाराज हो जाते हैं? ये कौन लोग हैं जिनके तिलक देखकर लोग नाराज हो जाते हैं? कभी मायावती की पार्टी के लोग तिलक तराजू और चोटी को लेकर नारे लगाते थे, बाद में मायावती ने बदला और तभी वो राजनीति में आगे सफल हो पाई। उन्होंने हाथी को गणेश भी कहा। उन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और कभी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, डैश 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 कहा कहते थे लोग। तो क्या किसी वर्ग विशेष को, चाहे अपर कास्ट के लोग हों, चाहे आप कहें कि ओबीसी के लोग हों, मैं तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं करता, बल्कि कि कौन सा तरीका है। और जो इसके मूल में है वो राजनीति है, राजनीतिक दल हैं। वो जब हाँक लगाते हैं कि ओबीसी के लिए हमने काम किया, इनके लिए हमने काम किया, उनके लिए हमने काम किया, तो ऐसा लगता है कि जो ओबीसी के बड़े नेता हैं वो लोग शायद इस बात को बेहतर समझते होंगे। लेकिन ऐसे क्या कारण हैं, ये आज हम मंथन में तलाशने की कोशिश करेंगे। एक अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत थे राजू दास। स्वामी प्रसाद मौर्य से उनका भटवेरा लखनऊ के ताज होटल में एक बार हो चुका है, मारपीट हो चुकी है। जब ये उन स्वामी पर जूते फेंके गए तो राजू दास ने इनाम की घोषणा कर दी। संत हैं वो। क्या किसी संत का ऐसा स्वभाव हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। स्वामी भी इसी भारत के नागरिक हैं, दारा सिंह चौहान भी इसी भारत के नागरिक हैं, बाकी लोग भारत के नागरिक हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ टिप्पणियां आई हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, और जो भी एक तरीके से इसको लेकर सियासी पारा जो गर्म हुआ, जिन सज्जन का हम नाम ले रहे हैं राजू दास, उनकी भी एक टिप्पणी आई है, वो आपको हम सुनाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सियासत है।
ये बाकायदे एक तरीके से एक ऐसा माहौल समाज के अंदर बनाया जा रहा है कि ये फ्रैक्शन हो, समाज विघटित हो, इस तरीके की कोशिश है। जरा सुनाया जाए दोनों नेताओं, एक संत हैं और एक दूसरे नेता हैं, क्या कहा उन लोगों ने। जो कार्यकर्ता वहां था मऊ में, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। यहां भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबराई हुई है कि जन समर्थन अब उनसे हट रहा है। उन्हें 10 साल दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब देना है। आज ये लोग भी चल करके इस हॉल में आए, यहां से लेकर के, ये भी जगह किसी समय नेताजी ने दिलाई थी, याद होगा आपको। और नहीं मानते वो पन्ने पलट लेना आप। ये जो सड़क चौड़ी दिखाई दे रही है समाजवादियों की देन है। जो बिल्डिंगें आप बड़ी बड़ी ऊंची दिखाई दे रही हैं, ये नेताजी के किसी जमाने में दी गई थी। आज जो गोमती नगर इस रूप में दिखाई दे रहा है, लोहिया इंस्टीट्यूट समाजवादियों का, फ्लाईओवर समाजवादियों का, लोहिया पर समाजवादियों का, आगे चले जाओ जहां तक देखोगे वो समाजवादियों का काम दिखाई दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरित मानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी जूता गिरेगा। महंत जी तो पहले से चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अखिलेश यादव को भी जूते से पिटवाएंगे। तो कभी कहा जाता था ना कि जब गांवों में हम लोग रहे हैं और ये कहा जाता था कि जब कोई बहुत ज़्यादा कभी कटाजुज्ज मची रहती थी, बहुत लोग कुछ जानते हैं कटाजुज्ज, बहुत नेक टू नेक लड़ाई जिसको कहते हैं, तो कहते हैं कि बेटा जूतों से दाल बटेगी। ये कहावत कभी हुआ करती थी गांव में, अच्छी नहीं है, हालांकि ये बिल्कुल अच्छी नहीं, मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता। उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जूते से पीटे जाएंगे, धमकी दे रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस विधानसभा में नेता विरोधी दल हैं, इस देश के बड़े ओबीसी नेता हैं, और उनके बारे में एक व्यक्ति खुलेआम, ये क्या किसी अपमान की श्रेणी में नहीं आता क्या। और अखिलेश यादव भी एक ओबीसी नेता हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, इस तरीके की बातें। लेकिन सबसे अहम बात अखिलेश यादव ने यह कही कि मऊ में भी स्याही फेंकने वाला बीजेपी का और स्वामी पर जूते फेंकने वाला भी बीजेपी का आदमी है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ओबीसी वर्ग है, जो पिछड़े अति पिछड़े दलित हैं, उनसे छिटक रहे हैं, और ये हताशा में जो उनके लोग हैं वो ऐसा करा रहे हैं। इस तरीके के आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। लेकिन मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता। राजू दास की बात मुझे बिल्कुल कतई 1% नहीं अच्छी लगती, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं अभी स्वामी पे जूता चला है, अब अखिलेश जूते से पीटे जाएंगे, मजाक है। कल अगर महंत जी के बारे में कोई इस तरह की बात करे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? हम सबको क्या अच्छा लगेगा? तब लगेगा कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। ये कौन सी बातें हैं भाई? बिल्कुल राजनीति में इस तरह की चीज़ों की जरूरत नहीं, और कम से कम जो राजनीति की अथॉरिटी नहीं है उनको राजनीति में नहीं कूदना चाहिए। जो धर्म की अथॉरिटी नहीं है उन नेताओं को धर्म के मामलों में कूदना नहीं चाहिए, कोई भी हो, मेरा स्पष्ट मानना है। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत शिरोमणि रविदास पर, दोनों को सुनिए। प्रधानमंत्री ने संत शिरोमणि का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान किया था मध्य प्रदेश में, और आज जब खड़गे साहब गए तो उन्होंने कहा विश्वविद्यालय बनाएंगे, तो मंदिर बनाम विश्वविद्यालय। और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से,
हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। मोदी जी संत रविदास जी सिर्फ चुनाव में याद आए मोदी जी को। भाई आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और चौहान भी अब 18 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए रविदास जी को याद कर रहे हैं। यहां उनकी कोई स्मृति बनाना या यहां पर उनकी कोई मंदिर बनाना या उनके नाम से कोई एक संस्थान बनाना, यह नहीं था उनका मकसद। उनका मकसद वोट खींचने के लिए, वोट लेने के लिए क्या करना, वो काम मोदी जी हमेशा करते हैं, यहां भी करके गए हैं। भाइयों, मैं ये वायदा करता हूं, मेरी पार्टी की सरकार यहां बनी तो पहला ये होगा कि संत रविदास के नाम से यहां विश्वविद्यालय खोला जाएगा। एजुकेशन, शिक्षा, और लोग कहते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे गरीबी का अंधियारा मिटता है, जिससे बहुत सारे अंधियारे मिटते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, अस्त्र है। ठीक है, धर्मवीर होना अच्छी बात है, मंदिर भी बनने चाहिए, लेकिन अगर प्रायोरिटी है तो अगर एक विश्वविद्यालय बनता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जो पिछले दिनों उनका दौरा था उसमें उन्होंने विश्वकर्मा योजना के बारे में कहा और लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने विस्तार से बताया और बताया कि किन वर्गों के लोग, बाल काटने वाले नाई, कुम्हार, कहार, कपड़ा धोने वाले धोबी, इस तरीके के वर्ग के लोग इस योजना में 1 लाख रुपए कर्ज पा सकेंगे। ये योजना है, लेकिन ओबीसी को लेकर लगातार पूरे देश में पक्ष और विपक्ष के बीच जंग है और अब तो जूतम पैजार भी होने लगी है, जूते फेंकने जाने लगे। शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीति में अब लोग परहेज नहीं कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया, अखिलेश भी पीटे जाएंगे। बहुत खुश हो रहे हैं लोग कि दारा सिंह चौहान पे स्याही फेंकी गई। बहुत खराब बात है और कम से कम राजनीति में इन सब चीज़ों की जगह हुआ नहीं करती थी। मंथन में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। लोटन राम निषाद साहब सामाजिक चिंतक हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु शुक्ला हमारे साथ अमेठी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। सुधांशु जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। चंचल भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। राकेश अंचल साहब वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारे साथ थोड़ी देर में भी जुड़ेंगे। और जावेद मलिक साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। जावेद साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मंथन की शुरुआत लोटन राम निषाद साहब से हम करेंगे। निषाद साहब, कैसी स्थिति आ गई है कि नेताओं पर जूते फेंके जाने लगे हैं, उन पर स्याही फेंकी जाने लगी है, उन्हें गालियां दी जाने लगी हैं और बहुत सारे लोग, इनमें अभी एक संत महंत जो हैं उनको सुना, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी जूतों से पीटे जाएंगे। कौन सी भाषा हो गई है, कैसी सोच हो गई है, क्या हो रहा है? एक तरफ आप कहेंगे कि ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं और एक तरफ अगला पिछड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है अंदर अंदर। ये एक तरीके से
अजब तरीके का ज्वालामुखी समाज में पनप रहा है। इस तरह की स्थितियां, इस तरह की परिस्थितियां अगर बनेंगी तो मुझे वो दिन दूर नहीं जब आपस में जाति संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा, और फिर ये तो बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी। और ये इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सियासत है क्या? लोटन राम अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। बोलिए लोटन राम जी। मुझे लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान है। मैं यही सवाल सुधांशु शुक्ला की तरफ टॉस करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुधांशु जी, मेरा आपसे वही सवाल है, चूंकि अब दोहराने की जरूरत नहीं, आप लगातार जुड़े हुए हैं हमसे, कि क्या अब ये स्थिति, ये परिस्थिति आ गई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार? मैं एक को भी जिम्मेदार बिल्कुल नहीं मारता, एक व्यक्ति बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हो सकता, एक दल जिम्मेदार नहीं हो सकता, एक समाज जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन आप देख लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता फेंका गया और आज उस जो जूता फेंकने वाला व्यक्ति है उसका भाई जाता है और कहता है कि भाई हमारे ऊपर थूक दिया, हमारे तिलक को लेकर ऐतराज किया, हमारी चोटी को लेकर ऐतराज किया। मैं अभी वीडियो में देख रहा था, ना उसके तिलक था ना कहीं चोटी थी। कौन सी बातें हो रही? क्या इससे समाज में वैमनस्यता नहीं फैलेगी क्या सुधांशु जी? देखिए बेशक आवाज आ रही है। पहले तो लोकतंत्र में इस तरीके की घटनाएं निश्चित रूप से शर्मनाक है, लेकिन जिस तरीके का लगातार बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा दिया जा रहा है जाति को लेकर, अभी तक उन्होंने राजू पाल जी और रामचरितमानस पे अपना वक्तव्य दिया, लेकिन ये जो घटना है जिस तरीके में फैली समाज का, हमारा ओबीसी का भाई उनके ही कार्यक्रम में जाकर और वो अपमानित किया गया, और अपमानित करने के बाद उसने इस तरीके का अगर कृत्य किया तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा लगातार समाज को जिस तरीके से भड़काने का, जिस तरीके से समाज में वैमनस्यता पैदा करने का काम उनके द्वारा किया जाता है वो निंदनीय है। और सैनी के दौरान एक छोटे समाज का व्यक्ति उनके कार्यक्रम में गया था और कार्यक्रम ओबीसी समाज का था। इसमें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ, ये व्यक्तिगत राय हमारी है कि किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र है, व्यक्ति अपनी बात कहने जा सकता है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन आयोजित किया था और उसमें गया, वहां जाने के बाद जिस तरीके से चोटी को लेके, तिलक को लेके अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया व्यक्ति के ऊपर, और उसकी जिस तरीके से पिटाई वहां लोगों ने की वो निंदनीय है। बाकी मारने पीटने का जो भी मामला है वो पूरी तरीके से निंदनीय है। सुधांशु जी और राजू दास ने क्या कहा, उस पर क्या कहेंगे कि अखिलेश यादव जूतों से पीटे जाएंगे? क्या वो निंदनीय नहीं है, वो प्रशंसनीय है, वो स्वागत योग्य है क्या? नहीं, राजू दास का जो भी बयान है वो हमने देखा नहीं, लेकिन मैंने सुनाया, अभी आपको फिर सुना देंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो जरूर सुनाएंगे। दारा सिंह जी के कार्यक्रम में जाके जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का वह नेता जो अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला रहा है, और वही नेता दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकता है और उसके बाद अखिलेश सिंह यादव इस तरीके का बयान देते हैं, तो शर्मनाक है। राजू दास का जो बयान है वो निंदनीय हो सकता है कि इस तरीके से लोकतंत्र में मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अखिलेश राजू दास का राजनीति से क्या लेना देना? वो राजनीति के 3 में ना 13 में, वो तो साधु संत महंत हैं, वो उनका राजनीति से क्या लेना देना? अगर महंत कोई राजनीति में कूद रहा है उससे क्या मतलब? भाई सुबोध सुधांशु शुक्ला कूद जाएं, स्वामी प्रसाद मौर्य कूद जाएं, जावेद मलिक कूद जाएं, लेकिन राजू दास से क्या लेना देना कि भाई वो कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि मारो अखिलेश को, मारो जूते। चंचल यादव के पास जाएंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ से जुड़े हैं। चंचल यादव, सुधांशु शुक्ला बात तो ठीक कह रहे हैं कि भाई वोटों के लिए उकसाया आप लोगों ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उकसाया, रामचरितमानस को फाड़ेंगे, जलाएंगे, उनके लोग जलाएंगे, जो सर्वमान्य धार्मिक पुस्तक है, ग्रंथ है। तकनीकी रूप से आप नहीं कह सकते कि, तकनीकी रूप से आप ये कह सकते हैं वो ग्रंथ नहीं है, वो साहित्य है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन घरों में पूजा रामचरितमानस की जाती है और रामायण कह के की जाती है। जब आप उन्हें एक पहल कर दी आपके लोगों ने इस तरीके से ओबीसी वोट को एक तरीके से इंटैक्ट करने के लिए, तो सामने से भी वही हरकत हो रही है। दारा सिंह चौहान अभी तक आपकी पार्टी में थे, अब वहां गए तो आपके लोग वहां से ही उनके ऊपर फेंकने लगे। क्या हो रहा है चंचल यादव? साधुवाद, आप बेहतरीन पत्रकारिता करते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, स्पष्टवादी हैं, धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी, उनकी जो मातृ संस्था आरएसएस है, आपने देखिए इनका इतिहास रहा है।
ये पिछड़ों दलितों का सदैव अपमान करते रहेंगे लोग। ये पिछड़े दलित इनको पछते ही नहीं ये लोग। अगर आपने देखा होगा चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान रहा हो, आपको मैं ले चलता हूँ पीछे 1952, 53, 54, 55 जब हिंदू कोड बिल की बात होती थी, उस समय ये आरएसएस के लोग जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का पुतला जलाया करते थे। अब आता हूं अभी वर्तमान की सिनेरियो में। आपने देखा होगा जिस तरीके से एक भारतीय प्रधानमंत्री कह सकता हूं मैं, आज की हालत यह है कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हैं। आप देखिए, कहे कि मैं ओबीसी की, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, पिछड़ी जाति का लोगों ने वोट दिया प्रधानमंत्री जी को, और 10 साल होने जा रहे हैं, 60 साल बनाम 60 महीने मांगने वाले प्रधानमंत्री जी अब 10 साल होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने पूरे पिछड़ों दलितों का हक खा गए। आप पूछिए कैसे कैसे हक खा गए। मैं एक एक चीज बताता हूं। जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो लोगों ने लड़ाई लड़ी, पिछड़े लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, उसमें क्या हुआ, चाहे विनय कटियार रहे हो, मां भारती रहे, उनकी पार्टी के जो नेता रहे, जब ट्रस्ट बना तो ट्रस्ट में एक भी पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने नहीं जोड़ा, इन्होंने सबको किनारे कर दिया। दूसरी बात मैं आता हूं, जितने आपने देखा प्रधानमंत्री जी आए लैटरल एंट्री के माध्यम से 31 लोगों को, सारे के सारे जनरल लोगों की नियुक्ति की गई। आप आ जाइए उस पर जो है, जो 13 पॉइंट रूल के माध्यम से जिस तरीके से पिछड़ा को लगातार हक खा रही भारतीय जनता पार्टी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती ले लीजिए आप, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं। अभी बाबा चंचल यादव, अभी जो उन्होंने घोषणा की है विश्वकर्मा योजना, उसको क्यों भूल जाते हैं? वो बहुत बड़ी गेम चेंजर योजना नहीं है क्या? 13,000 करोड़ रुपया वो दे रहे हैं, सुनार, नाई, कुम्हार, लोहार, तमाम जो बिरादरी के लोग हमारे भाई बंधु उनके लिए वो कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी के जो भी वादे थे आज जनता उन पे विश्वास नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने श्रमेव जयते योजना लेके आए थे। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु शुक्ला जी, बता नहीं पाएंगे श्रमेव जयते योजना थी क्या? 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 100 दिन के अंदर कारावास लाने की बात करते थे, वो कहते थे स्मार्ट शहर बनाएंगे, कहते थे आदर्श गांव बनाएंगे, हर आदमी एक एक गांव वोट देगा, लोकसभा से 10। क्या हुआ? सारे के सारे झूठे वादे निकले, सारे के सारे जुमले निकल गए। 15-15 लाख खातों में आने की बात होती थी, सब जुमले निकल गए। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर झूठ बोलते हैं कि हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी बनाता है हिंदुस्तान, और आपको याद होगा हर साल एक आईआईटी और एक आईएम बन जाता है। इतने बड़े बड़े झूठ, लोकसभा के अंदर झूठ, लाल किले की प्राचीर से झूठ। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के झूठ के ऊपर किताब लिखी जाएगी, 1000 पन्नों से भी ज्यादा किताब लिखी जाएगी। चंचल यादव, मूल जो सवाल हमारा उसका तो जवाब दे दो कि स्वामी ने जो माचिस सुलगाई है, उसका ये सब सारे लोग, सारा समाज इसका इफेक्ट झेल रहा है, उसका जवाब दो। नहीं लोगेन सर, मुझे बोलने नहीं, मैं उसी बात कर रहा हूं। देखिए, आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी ने मंदिर बनाने की बात की। जब एक पढ़ा लिखा आदमी होता है तो वो जो शासन सत्ता में बैठा हुआ है, सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। सरकार का काम है शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, आम जनमानस को कैसे बेहतरीन मुहैया कराए, कहीं अच्छे वातावरण कैसे मुहैया कराए। आपने देखा होगा जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बात करता है तो विश्वविद्यालय की बात करता है। आपने देखा होगा इस देश में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार हत्या की जा रही है, किस तरीके से संविधान बदलने की बात की जा रही है। आप सोचिए, लोग हिंदू जो है, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, ठीक है, स्वागत है आप, लेकिन आप मुझे बताओ हमारे घर में रोटी नहीं मिल रही है। आज गरीब किसान की हालत यह है कि जो आप किसानों की आज दुगनी करने की बात करते थे, उनकी लागत दुगनी हो गई है। किसान आत्महत्या कर रहा है, आज बद से बदतर हालत से गुजर रहा है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हो। नहीं, वो कह रहे हैं सरकार कह रही है कि सीजन अच्छा होगा, सरकार कह रही है कि जो महंगाई 38% बढ़ गई, सीजन अच्छा होगा तो महंगाई घट जाएगी। जो खाने पीने की चीजें 38% बढ़ गई हैं, वो कह रही धैर्य रखो भाई, इतनी जल्दी थोड़ी होगा। गैस सिलेंडर, आप बताओ सुधांशु शुक्ला जी के क्या घर में 12 रुपए गैस सिलेंडर नहीं आता है? इनको भी डांट पड़ती है घर से। ये बताओ, ये सवाल मत पूछिएगा। अभी टमाटर वाला सवाल चर्चा में है, ये सवाल मत पूछिएगा। टमाटर की बात आप कर लीजिए। अभी देखिए स्मृति ईरानी जी, वर्तमान मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी, उनसे सवाल पूछ लिया गोदी पत्रकार ने, उन्होंने बोल दिया कि भाई आप बताओ टमाटर के बारे में चर्चा होती कि नहीं होती है। उन्होंने बोला तुम जेल गए थे, कैसा लगा था तुम्हें? आप बताओ। ये दोनों बातें नहीं हो सकती यार, या तो पत्रकार हैं या गोदी हैं, दोनों बातें कैसे? गोदी आदमी सवाल, मैं आ रहा हूं सुधांशु, आ रहा हूं आपके पास। एकदम दोनों बातें नहीं हो सकती। चंचल यादव, मूल मुद्दा आप गोल कर जा रहे हो, स्वामी पे नहीं बता रहे हो, दुनिया की भर की बातें चल रही हैं। कि हम सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हैं? आप मुझे बताओ ना, आप बताओ, आप मुझे बताइए, सुधांशु जी बता पाएंगे? हाँ, मैं उनको ले रहा हूँ, चंचल यादव, मैं सुधांशु को ले रहा हूँ। सुधांशु रिएक्ट करिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक भी पिछड़ा आदमी क्यों नहीं? सुधांशु जवाब दीजिए। सुधांशु, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से टमाटर के सवाल पे जहां एक व्यक्ति संसद के अंदर जो मंदिर है उसमें अपमानजनक हरकतें करता है, और जब यह व्यक्ति
यह प्रश्न पूछा जाता है तो पत्रकार महोदय टमाटर की चर्चा करते हैं। जहां नारियों के अपमान की बात होती है वहां हमेशा स्मृति जी खड़ी रहते हैं। आदरणीय प्रवक्ता जी को मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस तरीके से आप किसानों की बात करते हैं। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए प्रत्येक तीसरे महीने में किसानों को जाता है, उसमें सर्वाधिक सीमांत किसान होते हैं और जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। मेडिकल की शिक्षा के संदर्भ में जान लीजिए कि 27% का आरक्षण माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने पिछड़े वर्ग के अपने भाइयों के लिए किया है। और पिछड़ा वर्ग का जो क्रीमी लेयर था, उस क्रीमी लेयर का दायरा 6 लाख रुपए पे बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी ने किया है। आयुष्मान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तमाम योजनाओं में सर्वाधिक लाभ अगर कोई प्राप्त कर पा रहा है तो पिछड़े वर्ग। जावेद मलिक मुस्कुराइए नहीं, वो सही बातें कह रहे हैं। सुधांशु सही बातें कह रहे हैं, मुस्कुराइए नहीं, हंस के मत उड़ाइए। बोलिए सुधांशु, बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से। 15-15 लाख कोई और राम मंदिर, अभी आपने कहा, प्रवक्ता जी ने कहा कि मंदिर मस्जिद बनाना हमारा काम नहीं। मंदिर और मस्जिद धर्म की आस्था में जुड़ा होता है, वह अनिवार्य भी होता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वह काम किया जो अपने आप इतिहास में अद्भुत होगा। और वहां पे मुलायम सिंह यादव ने जो काम किया है पूरे देश में, पूरे विश्व में विदित है कि जिस तरीके पे कार्यशोकियों के ऊपर गोली चला करके इस तरीके पे हत्या की गई, तो वो मंदिर की बात डाइवर्ट, आप लोग मुद्दों जो हमारे सवाल है उनका जवाब दे दो भाई, आप डाइवर्ट कर देते हो आप लोग। सुधांशु मैं आपको रोक रहा हूं, मैं जावेद मलिक के पास जाऊंगा। जावेद मलिक, सुधांशु जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ तो हो रहा है और ओबीसी को लेकर कितना काम इस सरकार ने किया है, लगातार किया है। और अब पत्रकारों को भी चाहिए कि भैया कहाँ के तुम सवाल पूछ रहे हो, बात कुछ हो रही, सवाल को कुछ पूछ रहे हो। जो सवाल वास्तव में उनको पूछना चाहिए, जो नेता चाहे वो सवाल पूछना चाहिए आपको। बोलिए। बिल्कुल सहमत नहीं हूं चौहान साहब में सुधांशु भाई की बातों से। वो कह रहे हैं कि सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री रैली में जातियों के नाम गिनवाता है और इनकी पार्टी के नेता आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब करते हैं और इनकी पार्टी चुप रहती है। दूसरा, ये वही मध्य प्रदेश में भाषण देते हैं जिस मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए जाते हैं और उस पे शिवराज मामू जो है वो बुलडोजर चला देता है कि ये अवैध है। तो फिर वो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर क्यों से बन गए? दूसरा, ये शिक्षा की कभी बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये देश के लोगों को शिक्षित। ओबीसी नेताओं पर स्याही फेंकना, जूते फेंकना, इस पर जरूर बोलिएगा। इस पर बच रहे हैं आप लोग और इससे बच नहीं पाएंगे। वो नेता चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई भी स्याही फेंक रहा है, ये लोकतंत्र में बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अरे स्याही तो छोड़िए, जूते फेंक रहे हैं लोग। मैं वही बता रहा हूं ना, क्या मजाक है भाई? अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, सरकार करा रही है, जितने भी गुंडई दंगई होंगे वो सरकार कराती है, क्यों नहीं कार्रवाई? सुधांशु कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान पे समाजवादी पार्टी का आदमी फेंक रहा, आप कह रहे हो सरकार करा रही। क्या बात है जावेद भाई? तो अब यही तो करा रहे हैं। ये ऐसी, अगर कोई गलत भाषा दे रहा तो उसके लिए कानून है। अगर उसने, कोई भी नेता ने गलत बयान दिया धर्म के खिलाफ तो उसके खिलाफ एफआईआर कराइए, मुकदमा लड़िए और उसको जेल में डलवाइए। लेकिन ये कहां का तरीका है कि आप उसके ऊपर जूते फेंकवाएंगे? और भाई वो आदमी एक कार्यक्रम में आपके आया, उसकी चोटी और तिलक और पता नहीं कहा टिप्पणी करके उसके अपमानित किया। आज उसने एफआईआर लिख कर दी है गोमती नगर थाने में कि इन बातों को लेकर हमें अपमानित किया गया, इसलिए हमने जूता फेंक दिया। क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है जावेद, कानून की दृष्टि से? आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये न्यू इंडिया है, योगी जी का मॉडल है। ये न्यू इंडिया में कुछ भी हो सकता है। न्यू इंडिया में झूठ भी बहुत अच्छे से बोला जाता है। और मैं आपको शिक्षा की बात बता रहा था, प्रधानमंत्री मंदिर बनाने का दावा कर रहे थे और रविदास जयंती पे बात हो रही थी, तो रविदास जयंती पे दिल्ली में रविदास मंदिर को गिराया गया, जो दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्री के अंतर्गत आती है। हम यूनिवर्सिटी खोलने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था तो 18% साक्षरता थी हमारे देश में, लिटरेसी रेट 18% था, उसको 74% लेके गए। और महिलाओं में केवल 7% था, उसको 65% तक हम लेके गए। तो देश को अगर आगे बढ़ाना है तो यूनिवर्सिटीज खोलनी पड़ेगी। हमने यूनिवर्सिटी खोली मध्य प्रदेश में। आप आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर, भोपाल में एम्स खोला। प्रधानमंत्री जी ने अभी भाषण दिया था कि हमने दरभंगा में एम्स खोल दिया, वहां जाके देखा तो पानी भरा पड़ा है खेतों में, वहां पे तो कुछ नहीं निकला। फिर दूसरा झूठ बोला प्रधानमंत्री ने कि आईआईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मिजोरम में खोल दिया। पता लगा वो 2011 से हमने बनवाया था यूपीए की सरकार में। तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे झूठे लोग हैं कि हमेशा जातियों को
अपमानित करते हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी हो। ये दुनिया में अगर कोई संसार किया है किसी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, तो भाजपा के क्या है कि आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा कि एक व्यक्ति, भाजपा का नेता जो कि एमएलए का प्रतिनिधि था, वो किसी आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर रहा है। तो सोचिए आप कहां लेके हम न्यू इंडिया को। ये न्यू इंडिया है जहां पे भाजपा। ठीक है जावेद भाई, मैं एक 10 सेकंड का रिएक्शन सुधांशु से लूंगा। सुधांशु 10 सेकंड। वैसे जब मैं उस क्षेत्र में आता हूं जहां जावेद भाई के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का खानदान कई दशकों तक अमेठी पे जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, प्रधानमंत्री तक यहाँ पे बनाया गया, और अमेठी की दफा और दुर्दफा जो आज अमेठी झेल रही है, ये तो सौभाग्य हम लोगों का है कि स्मृति दीदी के आने पे अमेठी विकास को अग्रसर हो गई। नहीं तो वह दिन जावेद भाई, वह दिन राहुल गांधी जी ने हम सबको दिखाया है कि न चलने के लिए सड़क, न पढ़ने के लिए विद्यालय, न शिक्षा। जिस विद्यालय में मोदी जी पढ़े वो भी हमने बनाया था, जितने गृह मंत्री पढ़े वो भी हमने काम हुआ। और जिसमें अगर कोई डिग्री है, उनको अपनी बात कहने दे भाई, सुधांशु को अपनी बात कहने दे। जावेद भाई ऐसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा, सब क्रॉस, जो आवाजें क्रॉस हो रही हैं। सुधांशु को बोलने दीजिए, फिर मैं समय दूंगा। मैं लोटन राम जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, 40 मिनट हो गए, उनके पास नहीं जा पाए। बोलिए सुधांशु। यही बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की अमेठी जो थी तभी, अगर वो आके आज के 8-9 साल पहले अमेठी देख लेते तो राहुल गांधी की पार्टी में नहीं रहते। क्या बनाया आपने? ये 2 प्रोजेक्ट बता दो, क्या बनाया? क्या बनाया? अरे स्मृति ईरानी ने बहुत काम किए जावेद भाई, घूम कर आइए। जावेद भाई घूम कर आइए, स्मृति ईरानी ने बहुत काम किए हैं। 13 रुपए किलो चीनी बेचने वाली थी मैडम, कहां चली गई? मैं आपको आमंत्रित करता हूं राहुल गांधी की जिस अमेठी में चलने। अरे राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, ये बताइए स्मृति ईरानी ने क्या किया? बता दो ना। लोग भटकते हो, अड्डे तक की व्यवस्था नहीं हो। अरे 2 प्रोजेक्ट बता दो ना, क्या किया? काम किया, क्या काम किया वो बताओ ना। दरभंगा में बना दिया, ऐसा काम किया? ठीक है, ठीक है। अब आप सभी को रोक रहा हूं। कुछ इस बीच कुछ मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। आचार्य विपिन जोशी टपकेश्वर मंदिर देहरादून से जुड़े हैं, वहाँ के आचार्य हैं। और मध्य प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार राकेश अंचल जी हमारे साथ जुड़े हैं, ग्वालियर से। राकेश जी आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं लोटन राम निषाद जो तकरीबन 40 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। लोटन राम जी, नेता चाहे ओबीसी वर्ग का, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे जिस दल का हो, कहीं जूता फेंका जा रहा है, कहीं स्याही फेंकी जा रही है। और अभी एक महंत जी ऐलान कर दिए हैं कि अखिलेश यादव भी जूतों से पीटे जाएंगे। ओबीसी वर्ग इसे किस तरीके से देख रहा है, इस तरह की चीजों को? मैं दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओबीसी समाज की बात कर रहा हूं। लोटन राम निषाद। देखिए दुर्गेश भैया, जो भी इस समय जो है एक जूता फेंकने वाला, स्याही फेंकने वाला जो कार्य हो रहा है, मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। कोई नहीं समर्थक है, इसका कौन समर्थन करेगा? लेकर के राजू जो अपने का संत बताते हैं, वह खुलेआम कर रहे हैं कि अब तो जूते जो है अखिलेश यादव जूते से पीटे जाएंगे। इससे पहले परमहंस आचार्य वहीं का एक जगत गुरु अपने को बताते हैं, जब रामचरितमानस का प्रकरण चल रहा था तो 3-3 तलवार मंगाए थे, चंद्रशेखर यादव की गर्दन काटने के लिए, राजेंद्र पाल गौतम की काटने के लिए, और जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की। एक संत और अपने को बड़े प्रकांड विद्वान बनते हैं, हमारे जौनपुर के रहने वाले हैं, वो तो कहते हैं चतुर्वेदी हैं, शुक्ला हैं, ये बहुत नीच ब्राह्मण होते हैं। और उन्होंने आगरा में प्रवचन करते हुए उन्होंने कहा था राम भद्राचार्य जी ने कि मरे मुलायम कालसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अगर संत समाज के लोग इस तरह का जो है व्यवहार करते हैं, इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यह संत समाज की गरिमा के, उसके चाल और चरित्र के, उसकी व्यवहारशीलता के बिल्कुल प्रतिकूल है। मैं इसकी कटु निंदा करता हूं। अब बात आता हूं भारतीय जनता पार्टी के छद्म पिछड़ा वर्ग प्रेम पर, कि जब चुनाव का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े और वंचित और दलित याद आते हैं। 2013 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए गए तो उन्होंने कहा था माता अमृतानंदमयी के कोच्चि स्थित आश्रम में कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूं, राजनीति में वोटों के लिए अछूत हूं, लेकिन अगला 10 बरस जो है पिछड़ों और वंचितों और दलितों का होगा। उन्होंने झांसी की रैली में उन्होंने 2013 तो क्या नहीं हुआ क्या? लोटन राम निषाद, कितना तो काम किया मोदी जी ने, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, सर्वहारा समाज के लिए बहुत सारा काम किया। सुधांशु शुक्ला बहुत सारे काम गिना रहे थे अभी, क्या काम नहीं किया मोदी जी ने?
मैं भी बता दे रहा हूं सर, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र उसी तरह है कि ऊंट चुराए नुरे जा। मैं अभी कुछ सवाल मैं बता देता हूं। अभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है लखनऊ का, पीएचडी के लिए 403 का विज्ञापन विज्ञापित हुआ है। आप बीजेपी के लिए बायस तो नहीं हो रहे हैं? आरक्षण लोटन राम निषाद, बीजेपी के लिए कहीं बायस तो नहीं है आप? किसी दुराग्रह से पीड़ित तो नहीं है आप? पार्टी की ये पिछड़ों के हितैषी बनते हैं, मंगल विरोधी पिछड़ों के हितैषी बनते हैं। 403 सीट में 27% आरक्षण कोटा के हिसाब से हमें 109 सीट मिलनी चाहिए। हमारा 0% सन्नाटा क्यों? ओबीसी फंड से केंद्र सरकार द्वारा बीएचयू में हॉस्टल बनाने के लिए 170 करोड़ आता है। अगर एक रूम 2 लाख में बनता है तो 8,500 हॉस्टल रूम बनते। लेकिन बीएचयू केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी के बच्चों को, विद्यार्थियों को हॉस्टल नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती में क्या हुआ, जहां ओबीसी को जहां 27% कोटा मिलना चाहिए 3.48% मिला। एससी को जो है 21 की बजाय जो है कि 15.61% मिला। ये खुली डकैती भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आई टेस्टिंग ऑफिसर का विज्ञापन अभी पिछले महीने निकला था। ठीक है, उसमें जो है 42। ठीक है लोटन राम एक रिएक्शन ले लेता हूं। लोटन जी आप शांत हो जाइए। अब मैं एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा सुधांशु से। सुधांशु एक 5 सेकंड दूंगा, उसके बाद फिर स्वामी जी हमारे साथ, उनके पास जाऊंगा। जरा संत का आचरण कैसा होना चाहिए? क्या वो कहे कि कोई किसी पूर्व मुख्यमंत्री को जूते से मारा जाए? इस तरह की बातें संत को क्या करनी चाहिए, इस पर हम जाएंगे। सुधांशु 5 सेकंड संसद करा दीजिए और जिसकी जितनी संख्या भारी। लोटन राम जी शांत हो जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। अब मैं रिएक्शन ले लूं इस पर। बोलिए सुधांशु मिश्रा, सुधांशु शुक्ला जी। सुधांशु शुक्ला 5 सेकंड का रिएक्शन। जब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बोलिए, बिल्कुल बेधड़क आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। भाई साहब ने अभी बताया जिस तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालय में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो ये गलत आंकड़े लेके आ रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची सब जगह वेबसाइट पे है, और वेबसाइट पे देख ले ओबीसी समाज के कितने भाइयों का जो आरक्षण की सूची में उनका नाम है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं, भाई बहनों के लिए 68,676 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का अनुदान इसी वर्ष छात्रवृत्ति रोक दी गई, शुल्क प्रतिपूर्ति रोक दी गई। सुधांशु भाई इतना बेईमानी मत करिए, आप लोग डकैती काम करिए। 60,30.2 ठीक है, अब आप दोनों शांत हो जाइए। अब शांत हो जाइए कृपया। मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा, फिर राकेश जी के पास जाऊंगा। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, और हम लोगों के अग्रज हैं राकेश जी। मैं आचार्य विपिन जोशी जी के पास जाऊंगा। जोशी जी, संत का आचरण कैसा होना चाहिए? उसे राजनीति में कूदना चाहिए क्या, कि भाई किसके ऊपर जूता फेंका जाना है, किसके ऊपर नहीं फेंका जाना है, कौन जूते से पीटा जाना है? राजू दास महंत हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या के, वो कह रहे हैं अभी स्वामी जी पर जिसने जूता फेंका उसका स्वागत अभिवादन। क्या संत को ऐसा करना चाहिए? और वो कह रहे हैं अखिलेश यादव भी जूते से पीटे जाएंगे। ये क्या सुन रहे हैं हम? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से जो सार्वजनिक जीवन में है सादर अनुरोध करता हूं। कहते हैं आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। हमारा व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में हम हो, चाहे कोई लोग पॉलिटिकल जीवन में हो, या कोई पत्रकारिता के जीवन में हो, जहां जहां हम पूरे समाज के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा व्यवहार बिल्कुल संयमित होना चाहिए। और दूसरा, जो राजनीतिक दल के नेता हैं उन्हें भी सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्म, जाति, परंपराएं, उनकी धार्मिक पुस्तकों पर और उनकी जो आस्था है उस पर ठेस, उन्हें कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचती है। मुझे लगता है निश्चित रूप से महाराज जी ने कुछ कहा होगा तो जो उनकी आस्थाओं को पहले, क्योंकि रामचरितमानस के साथ जिस प्रकार की उनकी बयानबाजियां रही, तो उस कड़ी में, उस संदर्भ में वो बोल गए होंगे। और मुझे लगता है सभी लोगों को जो सार्वजनिक जीवन में है उनको बहुत शुचिता से रहना चाहिए और उनकी वाणी बहुत संयमित होनी चाहिए। और जो इस प्रकार से जूता फेंकना और ये स्याही फेंकना, ये सब बहुत अच्छी चीजें नहीं है, और पूरे समाज में इसका बहुत नकारात्मक असर जाता है। और छवि जो है, जो लोग सार्वजनिक जीवन में है उनकी छवि बहुत खराब होती है जनता की नजर में। मैं सभी से आग्रह करूंगा, हमें संयमित रूप से और अच्छे तरीके से अपनी बातों को कहना आना चाहिए।
और अपने गुणों के आधार पे जो है हमें समाज में अपनी पैठ बनानी चाहिए, ना कि हम अपने को प्रसारित करने के लिए छोटे आजकल तो न्यूसेंस वैल्यू है महाराज जी, जिसकी जितनी न्यूसेंस वैल्यू, चाहे वो संत हो, महंत हो, नेता हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, न्यूसेंस वैल्यू इसकी वही बड़ा। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी ने जिस काल में पत्रकारिता शुरू की होगी उसमें आज हम लोगों तक आने में और हम लोगों के बाद की जो 4 पीढ़ियां और चली गई, बहुत अंतर हो गया। राकेश जी के पास आ रहा हूं। राकेश जी, ये अगड़ा पिछड़ा, जूता फेंको, स्याही फेंको, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है ये पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गई। और मध्य प्रदेश में अभी मोदी जी गए थे संत रविदास जी के जयंती कार्यक्रम में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उन्होंने एक तो ये कहा था कि भाई हम बहुत भव्य मंदिर बनाएंगे और विश्वकर्मा योजना, चूंकि वहां भी चुनाव है तो ये कहा जा रहा है कि भाई सबसे हितैषी वाली पार्टी हमारी ही है। मोदी जी कहकर आए, खड़गे जी भी पीछे नहीं रहे, आज वो गए, उन्होंने कहा ना मंदिर तो आप बनवाते रहिए, हम विश्वविद्यालय बनवाएंगे। राकेश जी, इसको किस तरीके से देखते हैं एक तटस्थ पत्रकार के रूप में, एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप? जी देखिए, राजनीति में कोई भी संत नहीं है, और जो संत होकर राजनीति कर रहे हैं वो असंत हैं, क्योंकि संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है, हाल पिघल जाता है। लेकिन इस समय क्या है, मध्य प्रदेश में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जो संतों का इस्तेमाल राजनीति कर रही है, कोई भी दल हो, हमारे यहाँ तो दोनों दल कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी, वो ऐसे संत हैं जो ऐसे असंसदीय शब्द जिनको आप कहते हैं ना, ठटरी बांधना, बुंदेलखंड में एक शब्द होता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गर्दन उतार देंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे संतों को तो जनता को पहचान देना चाहिए। और जहां तक बात पिछड़ों के हितैषी होने की है, तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के ही मुख्यमंत्री बनाए हुए है। उमा भारती हो, बाबूलाल गौर रहे हों, शिवराज सिंह रहे हों, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश में पिछड़ों का कोई बहुत ज्यादा कल्याण हो गया हो, मुखौटे साबित हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए आप मान के चलिए कि सारी राजनीति केवल वोटों की राजनीति है, से कोई लेना देना है। जी राकेश जी, मेरा यही कहना था कि राजनीति में जो लोग पिछड़ों और अगड़ों का, आदिवासियों का जो नाम लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं, इसका लोक कल्याण से कोई लेना नहीं है। उनके जीवन स्तर में कोई जब तब्दीली नहीं आ रही है, तो आप 200 करोड़ का मंदिर बनाकर चुनावों के समय उन्हें लोभित करने की कोशिश करें, तो ये भी एक तरह की अराजनीति है और अनादर्श है। ठीक बात है। मैं जावेद मलिक के पास जाऊंगा। जावेद मलिक, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, हम सबके अग्रज राकेश जी कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में तो जो स्याही, जूता फेंको ये चल रहा है, और मध्य प्रदेश में चल रहा है कि भाई हिंदू बड़ा कौन, कमलनाथ की मामा शिवराज के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब बहुत इसको लेकर जंग वहां चढ़ी हुई है। और संतों महंतों का प्रयोग वो कर रहे हैं, दोनों लोग कर रहे हैं। आपकी पार्टी भी कर रही हो और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कॉपीराइट ही हमारा, तुम कैसे इसमें आ गए? जावेद मलिक, तो यही है ना, कॉपीराइट नहीं है ना, धर्म आस्था ये सब आस्था का विषय है, और किसी की आस्था किसी में है तो उसमें नहीं रोका जा सकता। ये तो हमारा संविधान इजाजत देता है कि आप किसी भी आस्था में विश्वास रखें, उसका पालन करें, उसका जो भी पूजा पाठ है या जो भी आपको करना है करें, उसको कौन रोक सकता है। लेकिन राजनीति को और धर्म को मिलाना ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को पिछड़ों की याद आ रही है और जातियों का नाम प्रधानमंत्री ले रहे हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री को यह सब नहीं करना चाहिए, अपना काम पे बात करनी चाहिए। क्या सरकार ने 18 साल में काम किया वो बताना चाहिए, और जो हमने काम किए हम वो बता रहे हैं। तो चुनाव जो है काम के आधार पे होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए प्रधानमंत्री 9 साल में 10 साल में फेल हो चुके हैं। वो कोई भी काम बताने योग्य नहीं है। जो वो बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जमीन पे वो चीजें नहीं उतर रही हैं। हाँ, धर्म है, मध्य प्रदेश में है, ये है, वो है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन धर्म जो है भाजपा का कॉपीराइट नहीं है। धर्म सब पे सबका अधिकार है। कोई नहीं कह सकता कि मैं सबसे बड़ा सच्चा मुसलमान हूं या आप सबसे बड़े हिंदू है। वो भगवान तय करेगा कौन किसका कौन भक्त है, लेकिन सबकी आस्था है, अपना विश्वास रखे, अपना पूजा पाठ करे। ठीक है जावेद भाई। चंचल यादव, जावेद भाई कह रहे हैं कि भाई ठीक है, और हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी जुड़े, वो कह रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में दोनों दल कर रहे हैं, यहाँ भी साफ्ट हिंदुत्व तो ये सब चलता है। लेकिन हमारा जो आज का विषय था कि ओबीसी, बीजेपी ये कोशिश में रहती है
कि ये सारे हिंदू रहें, और जो विरोधी दल हैं वो कोशिश करते हैं कि जातियों में बटें। ऐसा 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 समाज में एक संदेश जाता है। अब कितना सही कितना गलत, आप दोनों दलों के नेता बैठे हो, समाज के प्रमुख लोग बैठे हो, आप जानो। क्या ये रस्साकसी चल रही है क्या अंदर, इसीलिए स्याही जूते ये सब चल रहा है क्या? देखिए दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महात्मा जी ने, जो राजू दास जी ने जो बातें कही, जिस तरीके से सुनने में भी, सोचिए जहां पे असंख्य नौजवानों के नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, एक हमारे सामने महात्मा जी बैठे, कितनी शब्द, कितनी सुशील, कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। लेकिन वो महात्मा कैसे हो सकता है कोई जिसके मन में कपट हो, छल हो? आप बताओ, कुछ महात्मा ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं कि टीका त्रिपुंड भस्मा कान पे लगावे और दिन में राम राती मौज उड़ावे, ऐसे टाइप महात्मा हमारे और आपके बीच बहुत सारे घूमते रहते हैं। महात्माओं को समझने की जरूरत है, जिनके मन के अंदर लोगों के प्रति ईर्ष्या हो, द्वेष हो, पिछड़ी जाति का, एससी का, दलित की बात करता हो, वो महात्मा कैसे हो सकता है? कबीरदास ने कहा है कि संत ने छोड़े संत यापन कोटिक मिले असन, मलय भुजंगे वेदिया वो संत है ही नहीं, ये भगवादारी गुंडे हैं। कुछ एकल भगवा पहन करके उसके भेष में जो है समाज के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे सामने महात्मा ठीक है, करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए। ठीक है चंचल भाई ठीक है। अब बिल्कुल वक्त नहीं मेरे पास, मैं 10 सेकंड दूंगा लोटन राम जी को। लोटन राम जी, ओबीसी इस जो खींचातान मची है कि सारे सनातनी, सारे हिंदू, और एक तरीके से एक वर्ग लगा है कि भाई पिछड़ा, अति पिछड़ा, यादव, कुर्मी, जो ये खांचेबाजी हो रही, कहीं खांचों में बांटने की कोशिश और कहीं सब एक करने की कोशिश, लेकिन सबका मूल मंत्र वोट ही है। पिछड़ा कहां अपने आप को खड़ा पा रहा है? बहुत जल्दी में लोटन राम जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज बहुत दिक्कत करती है, पहुंची नहीं रही हम तक। सर मेरी 30 सेकंड बाद कंप्लीट हो जाएगी, मैं उन्हीं बात रख देता हूं। अब लोटन राम जी को वक्त दे दीजिए चंचल भाई। लोटन राम जी, मेरी सर बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी सर। ये सरकार वो सरकार है जो किताबों पर टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दी, शिक्षा गरीबों को शिकार बनाता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में चाहे राकेश निकाल हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, चाहे लक्ष्मी नारायण चौधरी हो, और चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे संजय निषाद हो, ये जो भारतीय जनता पार्टी मुखौटे के तौर पर की है, वह पिछड़ों को शिकार बनाने के लिए चारा के रूप में प्रयोग करती है। इनका जमीर मर गया है, इनके अंदर न तो लग रहा आप तय करके आएंगे, भाजपा को आज कोसेंगे, आप तय करके आए आप। ओबीसी की का अहित कर रही है, और मैं तो साफ तौर पर एक ही वाक्य में कह देता हूं कि मंडल कमीशन का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ों की हितैषी नहीं हो सकती। और देखिए, मैं तो राजा अर्जुन सिंह जी और राजा मांडा वीपी सिंह जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं कि उनके अंदर न्यायिक चरित्र था, जिन्होंने पिछड़े वर्ग को 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, उच्च केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में 27% प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। अब समय नहीं, फाइनल कमेंट के लिए राकेश जी के पास जाऊंगा। राकेश जी, जो आने वाला जो चुनाव है मध्य प्रदेश में और जो अन्य राज्यों में है, और जो लोकसभा का चुनाव है, क्या पिछड़ों की जंग, पिछड़ों की वोटों को लेकर जंग और तेज होगी, मंडल बनाम कमंडल? फाइनल कमेंट आपका राकेश जी। उनके हिस्से पर, उनके संवैधानिक मूल्यों पर। लोटन राम जी फिर मिलेंगे, जल्दी इस विषय पर मिलेंगे, शांत हो जाइए कृपया। लोटन राम जी, राकेश जी का फाइनल कमेंट। राकेश जी, फाइनल कमेंट। हेलो, बोलिए। मेरा कहना यह है कि अभी जो हमारे साथी हैं, मैं नाम नहीं जानता हूं, ये अगर सामंतों की बात, राजा मांडा की बात कर रहे हैं, राजा अर्जुन सिंह की बात कर रहे हैं, इन सामंतों को ही अपना देवता और अपना हितैषी मानते रहेंगे, तो आप तय मानिए कि अगले 100 साल तक इन पिछड़ों का, इन दलितों का, इन आदिवासियों का इस देश में कल्याण नहीं होगा। इन्हें अपने बीच से नेतृत्व उभारना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई सामंतों से है, आपकी लड़ाई धर्म के ठेकेदारों से है। आप राकेश जी, अपने बीच से तो देश का जो प्रधानमंत्री है इन्हीं के बीच के हैं। अब कितना बड़ा नेतृत्व आप चाहते हैं? कितना बड़ा नेतृत्व हो जाए? देश के प्रधानमंत्री भी तो इन्हीं के बीच के हैं। अब आगे क्या गुंजाइश बचती है? जी राकेश जी, जातियों के आधार पर जिस देश की राजनीति होती है, जातियों के आधार पर जिस देश में भी राजनीति होती है,
वहां आप अमृत काल से जाके और किसी भी काल में पहुंच जाइए, उन जातियों का उत्थान नहीं होता है। विकास जब तक हमारा केंद्र में नहीं आएगा, विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं होगी, जातीय गणनाओं को छोड़ दीजिए, ये सही है जिसकी जितनी आबादी उसकी इसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन जाति का ठप्पा लगाकर अगर राजनीति किसी भी सूबे में किसी भी मुल्क में की जाएगी तो वहां ये असमानताएं और ये जो जूतेबाजी और ये स्याही फेंकने के नाटक रोज होंगे। आप देखिए अभी हमारे अमेरिका की राजनीति से तुलना कीजिए, मैं साल में 6 महीने अमेरिका रहता हूँ, वहां एक घटना ऐसी देखने को, क्योंकि वहां जातियों के आधार पर राजनीति नहीं होती, और हमारा हिंदुस्तान जाति के आधार पर ही कई शताब्दी में जाना चाहता है। हम कल चंद्रमा पे पहुंचेंगे, भारतीय समाज में जाति एक सच्चाई है सर, जाति को नकारा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत शुक्रिया लोटन राम जी, सुधांशु जी, चंचल यादव, जावेद मलिक साहब और आचार्य विपिन जोशी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वरिष्ठ पत्रकार राकेश अंचल जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि एक तो पिछड़ों और दलितों को अपना नेता पैदा अपने बीच से करना होगा, और अपने ही नेताओं के भरोसे, किसी सामंत के भरोसे, सामंत एक व्यक्ति नहीं, एक मानसिकता है, उस सामंतशाही से मुक्ति पानी होगी। वो सामंत अर्जुन सिंह हो सकते हैं, वीपी सिंह हो सकते हैं, वो सामंती अंदाज में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। तो इस सामंतशाही से मुक्ति पानी होगी जो एक मानसिकता है, और इसके अलावा कल्याण तभी होगा जब जातियों की राजनीति नहीं होगी। अमेरिका जैसा महान लोकतंत्र भी है इस देश में, दुनिया में, और भारत तो महान लोकतंत्र है ही, तो कम से कम ओबीसी को इस बात का ध्यान रखना होगा, और समाज को, जो लोग नीति निर्धारक, उनको ध्यान रखना होगा कि जातियों की बातें अगर वो करेंगे तो फिर स्याही भी फेंकी जाती रहेगी और जूते भी चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।